हेलो फ्रेंड, एसडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम इसरो सतीश धवन श्री हरिकोटा में जो प्रीवियस ईयर 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका हम सोल्यूशन आपको बताने वाले हैं। तो इसके जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम दो वीडियो में करवा देंगे कि 25 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में और 25 क्वेश्चन सेकंड वीडियो में। क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर डाटा ज़्यादा लगने लगता है, तो वो अपलोड होने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम इसको अपने सुविधा के लिए इसको दो पार्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। देखिए, ये जो आपका पेपर हुआ था 29 अप्रैल 2018 को हुआ था। 29 अप्रैल 2018 का पेपर है। अब इसके बाद 2020 में कोविड-19 की वजह से पेपर नहीं हुआ है, तो अब ये 2021 में पेपर हो रहा है। अभी इसरो का VSSC का मतलब कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का ये पेपर हो चुका है। तो उसमें 50% मेटल पूछे गए थे। तो अब इसमें देखना है, इसमें तो उसमें पहले 50% नहीं पूछे जाते थे, 20 से 30% मेटल आते थे। पर इस बार उन्होंने 50% मेटल पूछा, काफ़ी टिपिकल पूछा हुआ है। तो इसमें तो 50% पूछे ही जाते हैं। ये सतीश धवन में 50% मेटल आते हैं और काफ़ी टिपिकल भी आते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करके आपको जाना पड़ेगा पेपर देने के लिए। जब आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक विमान 50 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से उड़ान भरता है, ठीक है। वह वायुयान के लिए कितनी दौड़ पथ की आवश्यकता होगी कि जिसका वो त्वरण क्या 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए ये कोई जहाज़ है। ये जहाज़ यहाँ से उड़ना स्टार्ट करता है। तो जब रनवे में जब जहाज़ जब उड़ती है तो ये थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पर ये चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, दौड़ती है। इसके बाद फिर यहाँ थोड़ा ऊंचान रहता है और इसके बाद जब इसकी स्पीड बन जाती है तो यहाँ से ये ओवरटेक कर जाती है, मतलब आगे निकल जाती है, उड़ने लगती है। तो कह रहा है कि कितनी मतलब इसको रनवे की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। ये डिस्टेंस पूछा हुआ है, रनवे की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो कह रहा प्रारंभिक वेग जो है 50 मीटर प्रति सेकंड है और इसके बाद फिर वो दौड़ने के बाद आवश्यक कितनी पथ की आवश्यकता हो रही, जो उसका औसत जो भूमि त्वरण जो है, भूमि पर जो उसका त्वरण कितना हो रहा है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो त्वरण आपको दिया हुआ है। तो प्रारंभिक वेग V0 बराबर U0 या V0 बराबर कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। और इसके बाद V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर जब उड़ने लगेगा तो उसको लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लीनियर वेलोसिटी मतलब रेखीय वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद फिर त्वरण A बराबर दे रखा है। त्वरण A बराबर 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ मीटर प्रति सेकेंड यूनिट आपको पता होनी चाहिए। तो वेलोसिटी यूनिट मीटर प्रति सेकेंड। तो अब देखिए, अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, आपने ये गति के 3 समीकरण आपको पढ़े होंगे। तो उसमें जो तीसरा वाला समीकरण है V² बराबर U² माइनस का 2AS, डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो लास्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, प्रारंभिक वेलोसिटी नहीं है, 50 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्सेलरेशन कितना है आपका, एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण आपका कितना 2.5 गुणे कितना हमको S निकालना है, डिस्टेंस आपको निकालना है गुणे S। तो देखिए, आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। जैसे जैसे मैं स्क्रीन पर लिखता जाता हूँ वैसे वैसे देखिए, मोबाइल से मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मुझे 2-3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाता हूँ, मोबाइल से हाथ से लिखना होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप देखिए इसमें क्या आ जाएगा, तो 50 का स्क्वायर, तो 50 गुणे 50 बराबर, इसको उधर 95 कर दिए हैं। तो इतना हो जाए 2 गुणे 2.5 गुणे S। हमें S का मान निकालना है, S मतलब डिस्टेंस। S बराबर कितना हो जा रहा है, ये देखिए ये कितना हो जा रहा है 2 गुणे 5, ये हो जा रहा 2 गुणे 2.5, तो ये हो जा रहा 5 और यहाँ से 5 कट जाएगा। तो ये 50 गुणे 10 कितना बचेगा 500, कितना आ जाएगा 500 मीटर। तो इसका आंसर कितना हो जा रहा है 500 मीटर। कितने रन में की आवश्यकता हो रही है 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर इसका डी पार्ट सही हो जाए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ए और बी के पास 3:4 के अनुपात में पुस्तकें हैं। अब बी और सी के पास 2:3 के अनुपात में पुस्तकें हैं। यदि सी 20 पुस्तक ए से ले लेता है तो ए बी सी का नया अनुपात 4:4:5 हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा कि बताइए ए बी सी के पास मूलतः मतलब
ओरिजिनल में कितनी पुस्तक थी, तो मूलतः उसके पास कितनी पुस्तकें थी। क्वेश्चन नंबर ये है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए ए जो है, ए बी और सी, ए के पास कितनी पुस्तक, अनुपात जो दे रखा है ये 3 अनुपात है, कितना है 4 है। और इसके बाद बी और सी का जो अनुपात है 2 अनुपात 3 है। तो देखिए, तो हम इसमें क्या करें, अनुपात बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर बी में कितना है 4 है, यहाँ बी में कितना है, यहाँ 2 है, तो इसमें बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 4 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो अनुपात कितना बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 6, अनुपात बन जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 6। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखिए आगे, देखिए ए बी और सी, इसमें कितना है 3 अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात आ गया है। ठीक है, ये ओरिजिनल अनुपात है। अब कह रहा है कि 20 पुस्तक सी ए से ले लेता है, तो उसका अनुपात कितना हो जाता है 4 अनुपात 4 अनुपात 4 अनुपात 5। तो 4 अनुपात 4 अनुपात कितना 5 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अनुपाती अंतर कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ पर अनुपाती अंतर कितना है 1, क्योंकि ए और सी की ही बात हो रही है। मतलब कि ये सी ले लेता है ए से 20 पुस्तक, तो मतलब अनुपात कितना हो जा रहा है 1, तो 1 बराबर कितना हो जा रहा है 20 पुस्तक लेता है, तो 20, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 20, 1 बराबर आपको 20 मिल जाए। ओरिजिनल अनुपात कितना है, ओरिजिनल अनुपात इतना है 3 अनुपात 4 है। तो अब देखिए 1 बराबर 20, तो यहाँ 3 बराबर कितना हो जा रहा है, 3 बराबर कितना हो जा रहा है, 3 बराबर हो जा रहा है 60। तो मतलब इसमें क्या करना है कि 3 का गुणा कर देना है 20 में। ठीक है, इसके बाद मैं बी का मान पूछूँ तो बी का मान कितना आ जा रहा है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जा रहा है, बी का मान कितना हो जा रहा है 80 हो जा रहा है। इसके बाद सी का मान पूछूँगा तो ये 20 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6 रहा, सी का अनुपात कितना 6 है, तो 1 अनुपात बराबर 20 है, तो 6 अनुपात कितना हो जा रहा है 120 हो जा रहा है। तो सी का मान कितना आ जाए 120 हो गया। और ए का मान बता ही दिया कितना आ रहा है, ये 3 अनुपात है, 1 अनुपात बराबर 20, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जा रहा है 60 हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना आंसर आ जा रहा है 60 80 120, 60 80 120। देखिए आंसर कौन सा 60 80 120, इसका 60 80 120, इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसरो का जो है सतीश धवन काफ़ी न्यूमेरिकल पूछता है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा अच्छे से। इसके बाद जा रहा है चतुर्भुज, एक चतुर्भुज, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक चतुर्भुज के सतह मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर बनने वाला जो जोड़ते हुए बनाया गया है क्या समचतुर्भुज। जब आप जोड़ देते हैं तो उससे क्या है समचतुर्भुज बनता है। ठीक है, क्या बनता है समचतुर्भुज। तो तेरा जो जिस चतुर्भुज में जोड़ा जाए उस चतुर्भुज का नाम बताइए, वो कौन सा चतुर्भुज है। तो देखिए ये कोई चतुर्भुज है, मान लेते हैं ये आपका चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है। इसके चेहरा मिड पॉइंट पर, ये मिड पॉइंट हो जाए, मिड पॉइंट पर सतह मध्य बिंदु को जोड़ा जा रहा है, ये मध्य बिंदु है, इनको चेहरा जोड़ दिया जा रहा है, ये जोड़ दिया गया, ये जोड़ दिया गया, ये जोड़ दिया गया। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या चेहरा समचतुर्भुज बनता है, समचतुर्भुज हो रहा है। तो वो ये जो चतुर्भुज है इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी, ये जो चतुर्भुज है इस चतुर्भुज का नाम बताइए कौन सा चतुर्भुज हो रहा है। और ये जो बन रहा है ये पी क्यू आर और एस, ये कौन सा चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज आपका कौन सा है, ये है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रंबस बोलते हैं। तो ये रंबस बन रहा है। तो देखिए ये वाली भुजा समचतुर्भुज, ये दोनों चारों भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और इनके जो विकर्ण होते हैं, इनके विकर्ण आपस में अंतर होते हैं पर एक दूसरे को क्या है 90 अंश पर काटते हैं। ये इसकी मतलब प्रॉपर्टीज है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उनके विकर्ण आपस में 90 अंश पर काटते हैं। अगर मैं विकर्ण की बात करूँ तो 90 अंश पर काटते हैं। तो देखिए समचतुर्भुज है, तो ये भुजा बराबर कब आएगी, जब इस देखिए ये यहाँ पर ये वाली भुजा बराबर है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये वाली भुजा स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा का स्क्वायर, ये वाली भुजा आ जाएगी। तो ये वाली भुजा का स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा का स्क्वायर, ये वाली आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में टोन कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, इनके बीच में टोन 90 होना चाहिए, यहाँ भी टोन कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। अब दो भुजाओं के बीच का टोन 90 हो और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जब बराबर है तो वो कौन सा मतलब चतुर्भुज हो रहा है, उससे क्या बोलते हैं आयत बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आयत हो जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
तो साइन स्क्वायर 45 और इसके बाद कॉस स्क्वायर 45 माइनस का टेन स्क्वायर 45। देखिए अगर आपको पता हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन कितना होता है 1 होता है। अगर नहीं भी मालूम है तो आप इसको तो 1 हो जाएगा और टेन 45 से मन कितना होता है 1 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप क्या करिए साइन 45 का मान रखिए। साइन 45 का मान 8/√2 का होल स्क्वायर प्लस और इसके बाद फिर कॉस 45 का मान 8/√2 का होल स्क्वायर और टेन 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है 1/2 प्लस 1/2 माइनस का 1/2 क्या हो जा रहा है 8 हो जा रहा है। 8 से 8 कट जा रहा है कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। इसका आंसर कितना हो जा रहा है 0 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए। देखिए मैथ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको मैथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैथ के लिए आप अगर आपके पास कोई SD यादव टाइप की कोई बुक हो तो उसमें से जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा उसको आप पढ़ लीजिए वहाँ से आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी की जो ITI फिटर की व्हाट्सएप की बुक आती है जिसमें साइंस और व्हाट्सएप के क्वेश्चन दिए रहते हैं वो बुक आप खरीद लीजिए। तो उसमें से आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे न्यूमेरिकल वाइज वो आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कह रहा है 1 घंटी प्रत्येक 6 मिनट में 1 बार बजती है, ठीक है, और अन्य घंटी प्रत्येक 8 मिनट में 1 बार बजती है और तीसरी घंटी प्रत्येक 9 मिनट में 1 बार बजती है। तो कितने समय बाद तीनों एक साथ फिर से बजेंगी। मतलब एक बार घंटी बजना शुरू में जब बजेंगी इसके बाद फिर अब वो कितने समय बाद एक ही साथ फिर से बजेंगी। तो क्वेश्चन ये है। तो ऐसा जो क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन आपका LCM का होता है। तो इसका मतलब क्या करना है 6 और इसके बाद फिर 8 और 9 इसका क्या करना है हमको LCM ले लेना है। तो गुणनखंड करना है तो 2 गुणे कितना 3 हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 और इसका 3 गुणे 3। तो ये LCM ले लें। LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा जैसे जो मिल रहा है सब ले लेते हैं। तो 2 गुणे 2 ये तो आए रही। और इसके बाद फिर अब देखिए यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 तो 3 या कॉमन आ जा रहा है कितना हो जा रहा है 3 गुणे 3। तो देखिए मैं यहाँ ले देता हूँ स्पेस का मैं मेरे पास। तो 3 गुणे 3 और आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 या यहाँ कितना हो जा रहा है 8। तो 9 गुणे 8 कितना हो जा रहा है 9 8 72 हो जाएगा। तो देखिए तो ये आपका LCM हो जा रहा है। LCM कितना हो जा रहा है मतलब आपको 9 8 6 का LCM लेना है। तो 9 8 6 का LCM लेना तो कितना हो जा रहा है 72 आ जा रहा है। तो मतलब 72 मिनट बाद आपका कितना हो जा रहा है 72 मिनट बाद आपकी दोबारा फिर से एक साथ बेल बजेंगी। तो इसका आंसर कितना हो जा रहा है 72 मिनट। ये आपका गलत लिखा हुआ है इसमें आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है A पार्ट हो जा रहा है 72 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक राइट त्रिकोण का जो कर्ण है वो 10 सेंटीमीटर है तथा अंकित वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिधि सेंटीमीटर में बताइए। मतलब कि आपका त्रिभुज जैसे मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज आपका है तो इसमें क्या ABC ये आपका त्रिभुज दे रखा है। इसकी मतलब हाइट लंबाई दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि मतलब परिधि मतलब कि परिमाप पूछा हुआ है। परिधि मीन्स आपका परिमाप होता है। तो परिमाप कितना हो जा रहा है परिमाप क्या हो जा रहा है ये वाली भुजा का जोड़ ये वाली भुजा का जोड़ और ये वाली तीनों भुजाओं का जोड़ निकाल लेंगे तो आपका परिमाप निकल आएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है B पार्ट आ रहा है 22 इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। ईजी है आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहा कि एक रेलगाड़ी जो है रेलगाड़ी एक टेलीग्राम पोस्ट को पार करने में मतलब एक रेलगाड़ी है टेलीग्राम पोस्ट मतलब एक खंभा जो होता है उसको पार करने में 1 सेकंड लेता है तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 3 सेकंड लेता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। रेलगाड़ी की लंबाई पूछा हुआ है। तो इसको मैं डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी है आपकी, इसी लंबाई मान लेते हैं L है, वेलोसिटी कितनी है मान लेते हैं V है और ये कोई खंभा है। इसको पार करने में ये खंभे को पार करने में कितना समय लेता है 1 सेकंड लेता है, ठीक है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो चाल कितना मान लिया हमने V माना है, दूरी कितना है L है भाई, जितना ये
गाड़ी की लंबाई वही आपकी दूरी हो जा रही है और समय कितना है 1, तो कितना हो जा रहा है v बराबर कितना आ जा रहा है v बराबर l आ जा रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन आप याद रख लीजिए, v बराबर l हो गया। ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आगे क्या कह रहा हो तो इसको देखिए नोट कर लीजिए, इसको हम कैंसिल करते हैं फिर आगे समझाते हैं। ये देखिए अब क्या कह रहा है कि ये रेलगाड़ी जैसे मान लीजिए एल लंबाई की है और ये एक कोई लंबा प्लेटफार्म है। कितना प्लेटफार्म है, ये 300 मीटर प्लेटफार्म है। तो 300 मीटर प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेता है, ये 3 सेकंड लेता है। कितना लेता है, 3 सेकंड लेता है। ठीक है, 3 सेकंड। तो अब हमको लंबाई पूछा हुआ है, तो देखिए अब कितनी रेलगाड़ी को कितना दूरी तय करना पड़ेगा, एल प्लस 300। तो दूरी कितनी हो जा रही, एल प्लस 300। इसके बाद चाल बराबर, फार्मूला आपको पता ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए चाल कितना है, चाल तो हमने कितना माना है, v माना है, और दूरी कितनी है, l प्लस कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और इसके बाद समय कितना है 3। अभी आप पहली इक्वेशन निकाले हैं, l और v क्या है, दोनों v और l क्या है, दोनों बराबर हैं। हमको लंबाई ही पूछा हुआ है तो हम यहाँ पर v बराबर क्या लिख लें, l लिख लेते हैं। तो l बराबर कितना हो जा रहा है, l प्लस कितना 300 बटे कितना हो जा रहा है 3। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जा रहा है 3l। इसको और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए आगे पॉइंट क्या हो रहा है, तो कितना हो जा रहा है 3l बराबर कितना हो जा रहा है, l प्लस कितना हो जा रहा है 300। तो इधर घटाएंगे 2l बराबर हो जा रहा है, 2l बराबर कितना हो जा रहा है, 2l बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसको घटा देंगे तो 2l बराबर हो जाएगा आपका 300। तो l बराबर कितना हो जा रहा है 150। तो लंबाई कितनी हो जा रही है, 150 हो जा रहा है। ठीक है, 150 हो जा रही लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जा रही है 150। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जा रहा है बी पार्ट हो जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आ रहा है, बी पार्ट आ रहा है। जिस सेट जहाँ से उन्होंने कॉपी किया है वो वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन मार दिया, वो गलत है उनका। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है, बी पार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। देखिए थोड़ा स्पेस का अभाव है, बोर्ड है नहीं है, तो मैं इसी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन में जितना आ पाता उतना ही मैं समझा पाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए तेरा कि 10 kg द्रव्यमान की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो रही है। तो गतिज ऊर्जा पूछा हुआ है, एक तो ये द्रव्यमान है और ये कितने वेग से चल रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। ठीक है, ये कितना kg का है, 10 kg का है। ठीक है, मतलब 10 kg मतलब m बराबर कितना दे रखा है, 10 kg दे रखा है। ये v बराबर कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। ठीक है, अब क्या पूछा हुआ, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। तो इसको नोट कर लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जा रहा है 8/2 mv², 8/2 mv²। तो 8/2 कितना है यहाँ पर, m का मान कितना है 10, v का मान कितना है 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना 100, 100 गुणे 10 कितना हो जा रहा है 1000, 1000 बटे कितना 2 कितना आ जा रहा है 500। कितनी एनर्जी आ जा रही 500। तो कितना हो जा रहा है 500, कितना हो जा रहा है जूल हो जा रहा है। ठीक है, 500 जूल हो जा रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जा रहा है, सी पार्ट आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए इसका सी पार्ट आ रहा है 500 जूल। ठीक है, अगर यहीं पर पूछा जाता है कि संवेग कितना हो रहा है, ये तो गतिज ऊर्जा पूछा, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग जो होता है, संवेग जिसको पी से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है m/v होता है। तो m कितना है 10 है, v कितना है 10 है, कितना हो जा रहा है ये 100 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 100। अब देखिए m का द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है kg, और इसके बाद v का मात्रा मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हो जा रहा है, इसका मात्रा हो जा रहा है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड है। तो ये आपका तो 100 मीटर प्रति सेकेंड आ जा रहा है। इसका क्या हो जा रहा है, ये संवेग पूछा नहीं जाएगा, पर अगर पूछा जाता तो निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा कि मशीन गियर के बीच के केंद्र की दूरी 150 सेंटीमीटर है। केंद्र के बीच की दूरी 150 सेंटीमीटर है। वेगानुपात 2.1 है। तो पिनियन और गियर का व्यास जान कीजिए। तो देखिए तेरा दी इफ़ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द
machine rates 150 and the velocity ratio 2:1, what will be pitch diameters of the pinion and rear, पिनियन और rear का पिच डायमीटर क्या हो रहा है, ये डायमीटर पूछा हुआ है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए ये रियर ये है, ये आपका चाहे पिनियन है, हम इसको पी लिख देते हैं, और दूसरा रियर आपका चाहे ये हो जाए, इसको रियर बोला है, इसको हमने जी लिख लिया, ठीक है। इनका सेंटर ये हो जाए, दूसरा सेंटर ये हो जाए, इनके बीच की दूरी बोला हुआ ये हो जाए। इनके बीच की दूरी कितनी है 150 सेंटीमीटर है, 150 mm दिया हुआ है। तो इसके बाद फिर कह रहा है कि मान लेते हैं जो भी पिनियन का जो है, ये पिनियन है, इसका हमने क्या मान लेते हैं, इसका जो टीथ है वो T1 मान लेते हैं। टीथ ना बोलते हम इसको क्या करें, स्पीड निकालते हैं। इसकी स्पीड क्या मान लेते हैं N1 है, और जेड की स्पीड क्या मान लेते हैं N2 है, और इसका डायमीटर D1 है, और इसका डायमीटर क्या है D2 है, ठीक है। यहाँ तक देखिए आप लोग नोट कर लीजिए, आगे फिर बढ़ते हैं। तो नोट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब कह रहा है वेगा अनुपात वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है, ये कितना है, ये 2 अनुपात है, कितना है 2:1। तो वेलोसिटी रेशियो होता है N1 डिवाइडेड बाई N2 इक्वल टू दे रखा है N1 डिवाइडेड बाई N2 इक्वल टू 2:1। देखिए N1 हमने क्यों लिया, देखिए पिनियन है, यहाँ पर देखिए वेलोसिटी रेशियो 2:8 है, मतलब 2 क्या है, मतलब क्या है वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या है कि जो भी स्पीड है वो क्या है ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पिनियन में क्या होता है, जिसका जितना टीथ कम होता है उतनी स्पीड ज़्यादा होती है। टीथ ज़्यादा होंगे मतलब डायमीटर कम है, देखो डायमीटर कम है स्पीड ज़्यादा, डायमीटर कम है तो टीथ कम हो जाएगी। आज के बाद अब देखिए डायमीटर ज़्यादा तो स्पीड कम, डायमीटर ज़्यादा तो टीथ भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। स्पीड क्या होगी कम होगी, बात समझ में आए। तो इसका मतलब ये क्या है, ये पिनियन का हो जा रहा है, N1 पिनियन हो जा रहा है, N2 क्या हो जा रहा है गियर हो जा रहा है, 2:1 हो जा रहा है। यहाँ तक नोट हो गया। अब देखिए आगे क्या चलते हैं। तो इसके बाद जब दोनों पार्ट को, जब दोनों गियर को हम क्या करेंगे मिक्स करते हैं, जब दोनों गियर को हम क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं, ये मिक्सिंग पार्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, रिलेशन होता है N1 डिवाइडेड बाई N2 इजिकल टू N1 डिवाइडेड बाई N2 इजिकल टू हो जाएगा D2 डिवाइडेड बाई D1 डिवाइडेड बाई D1। अब N1 बाई N2 का रेशियो कितना है 2:1। इसका मतलब क्या है, ये D2 क्या है, ये D2 क्या है डायमीटर है, किसका डायमीटर है गियर का, तो गियर का डायमीटर 2 है, और इसका मतलब इसका डायमीटर कितना हो जाए 1 है, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए। तो या ऐसे बोलते हैं D2 बराबर कितना हो जा रहा है 2D1 के। ये इक्वेशन आप मान लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब आगे का प्रोसीजर देते हैं, D2 बराबर 2D1 हो जाए, यहाँ तक नोट हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए एक प्रोसेस, और ये गियर पिनियन है, और ये क्या है ये आपका गियर है, इनके बीच की दूरी आपको दे रखा है, कितनी दूरी दे रखा है, ये 150 दे रखा था 150। देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है, ये D1/2 रेडियस है ना, और यहाँ से क्या हो जा रहा है, ये कितना हो जा रहा है, ये D2/2, और यही दोनों दूरी कितनी दे रखी हैं 150 दे रखा है, कितना है 150। तो अब देखो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, इधर मल्टीप्लाई करना कितना हो जा रहा है 300 हो जा रहा है। तो एक इक्वेशन बन जाएगी D1 + D2 बराबर कितना हो जा रहा है 300 हो जा रहा है। D1 + D2 बराबर कितना 300। इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद D1 + D2 बराबर 300, और इसके बाद फिर D2 बराबर कितना दे रखा है, D2 बराबर आपका दे रखा है D2 बराबर 2D1। तो यहाँ उठा के पुट कर दीजिए तो कितना हो जा रहा है, तो 3D1 बराबर कितना हो जाएगा 300, 3 से 3 कट जाएगा, तो D1 का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 mm हो जाएगा, 100 mm। नोट कर लीजिए इसको तुरंत। अब देखिए आगे देखते हैं, D1 का मान आ जाए, और D2 का मान कितना है, D2 का मान 2D1 है। तो इसके बाद इसका मतलब D2 कितना हो जा रहा है 2D1, और D1 कितना है 100 है, तो कितना हो जा रहा है 200 mm हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, डायमीटर जो हो जाएंगे राइट और पिनियन, ये पिनियन और इसके बाद गियर का जो डायमीटर कितना हो जा रहा है 100, पिनियन कितना 100, और इसके बाद गियर कितना हो जा रहा है 200। तो इसका आंसर कितना हो जा रहा है बी पार्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है शेयर डाइजिंग प्रोसेस क्या होती है।
शेयरडाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, ठीक है, शेयरडाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, किसमें होती है, शेयरडाइजिंग में क्या बनता है, देखिए शेयरडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, ये लेड पाउडर बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, लेड पाउडर। तो ये कहाँ इन्वॉल्व होती है, ये लेड पाउडर बनाने में किया जाता है। तो टेंथ का क्या हो जाएगा आपका, टेंथ का हमारा ये सी पार्ट हो जाता है, जिंक पाउडर बनाने का काम आता है। शेयरडाइजिंग जो होता है, शेयरडाइजिंग हमारा क्या होता है, जिंक पाउडर बनाने के काम आता है। तो शेयरडाइजिंग में क्या होता है, जिंक पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इससे क्या हो जा रहा है, सी पार्ट हो जा रहा है, जिंक पाउडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, द प्रॉपर्टी बाई विच मेटल्स कैन बी रोल्ड अप इनटू द शीट। तो कहने का मतलब है कि धातु का वह गुण जिसके कारण क्या होता है, शीट बनाई जाती है, ठीक है, रोल करके शीट बनाया जाता है, तो वो मटेरियल का कौन सा गुण कहलाता है। तो इसका जो प्रॉपर्टीज होती है, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बाई वर्च्यू टू मेट इन द शीट बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेलेबिलिटी बनाने मतलब शीट बनाने के लिए कि मेटल में क्या होती है, मेलेबिलिटी होनी चाहिए, मेटल में मेलेबिलिटी है तो शीट उस मेटल से शीट बन जाएगी। अगर शीट में डक्टिलिटी है, शीट में क्या है, डक्टिलिटी है, तो डक्टिलिटी हो रहा है तो क्या हो रहा है, उससे हम तार बना सकते हैं। वायर बनाने के लिए मटेरियल में कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, डक्टिलिटी होनी चाहिए, समझ में आ जाए। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है जिसमें फोर्स लगाने पर वो अपने शेप और साइज में चेंज हो जाए, इसके बाद जैसे फोर्स हटा दिया जाए तो अपने पुनः ओरिजिनल शेप में आ जाती है, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टीज होती है जब बल लगाने पर क्या होता है कि वो अपने शेप आकार क्या हो चेंज कर दे, इसके बाद फिर बल हटाने पर वो अपने पुनः शेप में ना आ पाए, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है कि वो बल हटाने पर वो अपनी पूर्ण अवस्था में फिर से आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, मेलेबिलिटी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। H7 और G6 प्रदर्शित करता है, इसमें कौन सा फिट हो जाएगा, ये क्लियरेंस फिट हो जाएगा। तो कौन सा फिट हो जाएगा, क्लियरेंस फिट हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आपका जो सी से लगा के एच तक अगर शाफ्ट है, ये स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी शाफ्ट के लिए होता है, मतलब स्मॉल लेटर जो होता है शाफ्ट के लिए होता है, कैपिटल लेटर जो होता है वो क्या होता है, होल के लिए होता है। अगर सी स्मॉल से कैपिटल एच है, स्मॉल एच है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कौन सा फिट हो रहा है, क्लियरेंस फिट हो रहा है, समझ में आया बात, क्लियरेंस फिट हो रहा है। और जे से लगा के एन तक जो अगर दे रखा है, जे से लगा के एन तक, तो कौन सा फिट हो रहा है आपका, ये ट्रांजिशन फिट हो रहा है। कौन सा फिट हो रहा है, ट्रांजिशन फिट, ठीक है, ट्रांजिशन फिट बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए, इसके बाद पी से लगाते हैं, अगर ये स्मॉल लेटर पी से लगाते हैं, आपका यू तक है, स्मॉल यू तक है, शाफ्ट का जो प्रदर्शन जो है, जो मतलब प्रदर्शित करता है, पी से स्मॉल यू तक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा फिट होता है, यहाँ पर होता है इंटरफेरेंस फिट होता है। क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है। तो यहाँ तक समझ में आ रही। तो लोड क्या कहते हैं ना, इसको भी मतलब अगर यहाँ पी दिया होता, मान लीजिए जैसे H7 P6 दिया होता, तब भी आप क्या मार देते, क्लियरेंस फिट, जो कि आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी फिट होगी, ये यहाँ पर आपका हो जा रहा है इंटरफेरेंस फिट हो जा रहा है, ठीक है, इंटरफेरेंस फिट हो जा रहा है। अगर H7 N लिखा हुआ है, H7 N6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा फिट हो जा रहा है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन फिट हो जा रहा है। कौन सा फिट हो जा रहा है, ट्रांजिशन फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए, इन ए प्रोसेस हार्डनिंग, इन केस द हार्डनिंग प्रोसेस अमोनिया गैस इज इंड्यूस्ड ऑन द स्टील, ठीक है, इंड्यूस्ड ऑन द स्टील, द प्रोसेस इज नोन एज। तो इसके कहने का मतलब ये है कि कोई मतलब आपका जॉब है, इसके ऊपर जो भी क्या है अमोनिया गैस इंड्यूस कर रही है, ठीक है, ये हार्डनिंग प्रोसेस में होता है। जैसे टेस्ट हार्डनिंग करते हैं, तो टेस्ट हार्डनिंग में बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो ये इसमें क्या है कि हम इसको सरफेस को हार्ड करना हो, उसको अमोनिया गैस इन्वॉल्व मतलब रोल कर रही है, अमोनिया गैस उसके ऊपर फ्लो कर रही है, तो इससे क्या है, इसका सरफेस हार्ड हो जा रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है, तो ये बोला जाता है नाइट राइडिंग प्रोसेस।
कौन सा प्रोसेस है? नाइट्राइडिंग प्रोसेस। नाइट्राइडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि सरफेस को हार्ड किया जाता है बाय यूजिंग दी अमोनिया गैस। तो जो भी वर्क पीस होता है, वर्क पीस के ऊपर अमोनिया गैस को हम मतलब हार्ड अमोनिया गैस उसमें मतलब फ्लो कराते हैं, जिससे क्या होता है कि वो मतलब उसमें नाइट्राइडिंग प्रोसेस चलाता है और उससे आपकी क्या होती है, वर्क पीस आपका क्या होता है, हार्ड हो जाता है। वर्क पीस आपका उसका सरफेस जो होता है हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ये मोनल मेटल कंटेन, ठीक है, मोनल मेटल कंटेन, मोनल मेटल में कौन कौन से धातु का मिश्रण होता है? मोनल मेटल में ये होता है निकिल और कॉपर का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जा रहा है? सी पार्ट वो बी पार्ट हो जा रहा। निकिल और कॉपर का मिश्रण होता है, निकिल और कॉपर का, निकिल और कॉपर का मिश्रण होता है, ठीक है, ये बी पार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप्स थ्रेड्स आर सुटेबल फॉर द स्मॉल प्रिसीजन कंपोनेंट एंड मेजरिंग गेज। मीन्स आपका कौन सा मतलब थ्रेड यूज किया जा रहा है, सुटेबल हो रहा है, कौन सा थ्रेड सुटेबल है कंपोनेंट और मेजरिंग गेज के लिए। मेजरिंग गेज के लिए कौन सा मतलब गियर जो है, कौन सा गियर आप कौन सा मतलब थ्रेड यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी गियर नहीं, कौन सा थ्रेड यूज किया जा रहा, कौन सा थ्रेड यूज किया जा रहा किसके लिए, काफ़ी मतलब प्रिसीजन के लिए, प्रिसीजन और मेजरिंग गेज के लिए। तो इसके लिए कौन सा यूज करते हैं? ब्रिटिश एसोसिएटेड थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएटेड स्क्रू, मतलब ब्रिटिश एसोसिएटेड स्क्रू थ्रेड हो रहा है। तो इसका अगर पूछा जाए तो ब्रिटिश एसोसिएटेड थ्रेड का अंडर कितना होता है, तो ये होता है 47.5 होता है। कितना होता है? बी ए, इसको बी ए तो क्या बोला जाता है? ब्रिटिश एसोसिएटेड, इसका अंडर होता है 47.5। अब इसके बाद फिर देखिए विथवर्ड, ब्रिटिश विथवर्ड थ्रेड एंगल जो होता है इसका कितना होता है? 55 होता है। इसके बाद फिर एटमी थ्रेड का एंगल कितना होता है? 29 होता है। इसके बाद फिर स्क्वायर थ्रेड का एंगल पूछे तो कितना होता है? 90 होता है। तो इन सब पे आपके एंगल पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड मेजर द एक्यूरेटली एंगल इंच ऑफ टेपर। मतलब कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम एक्यूरेट एंगल मेजरमेंट करने के लिए, टेपर एंगल मेजरमेंट करने के लिए यूज करेंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे टू मेजर द एक्यूरेटली द एंगल ऑफ टेपर। कोई भी टेपर जॉब है, मान लीजिए आपकी ये टेपर जॉब है, इस प्रकार से टेपर जॉब है, तो इस टेपर जॉब पर जो यहाँ पर मान लीजिए ये जो एंगल बनता है, मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है, तो इसको मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? और ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करिए जो चाहो काफ़ी एक्यूरेटली मेजरमेंट करे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिसीजन हो, और मतलब तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो रहा? वो इंस्ट्रूमेंट हो रहा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। और इसका लिस्ट काउंट पूछे तो कितना होता है? 8/12 डिग्री, 8/12 डिग्री या 5 मिनट, 5 मिनट, कभी कभी मिनट ना देते 8/12 डिग्री दे देता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए टैप वाशर इज यूज, ठीक है, तो टैप वाशर किसके लिए यूज़ किया जाता है? टैप वाशर यूज़ किया जाता है लॉटिन नट, लॉटिन नट के लिए यूज़ किया जाता है। टैप वाशर इज यूज फॉर द लॉटिन नट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, शेयरिंग एरिया, शेयरिंग एरिया ऑफ कोई भी मतलब साइज है XYZ, ठीक है, कोई भी साइज है, तो जिसमें लेंथ L दे रखी है और ब्रेथ दे रखा है B दे रखा है और डेप्थ दे रखी है H दे रखा है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि मतलब शेयरिंग एरिया कितना हो रहा है, शेयरिंग एरिया। तो देखिए ऐसा कोई वर्क पीस है, इस प्रकार से कोई वर्क पीस है, तो देखिए यहाँ पर आपकी ये क्या हो जा रही है, ये हो जा रही है आपकी लंबाई हो जाएगी, ये आपकी लंबाई L हो रही, और इसके बाद क्या है, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ये आपकी क्या है ऊंचाई H हो जाएगी, और इसके बाद फिर ये क्या है, ये वाली जो हाइट है ये क्या है विथ हो जाएगी B हो जाएगी। तो शेयरिंग कौन से, शेयरिंग इसी पार्ट में तो हो रहा, ये आप पार्ट में आपका शेयरिंग हो रहा, तो ये क्या है, ये ब्रीथ और क्या है लंबाई हो जाएगी। जैसे माचिस का बॉक्स देखिए, माचिस का बॉक्स का ऊपर वाला जो सरफेस होता है या मोबाइल के ऊपर वाला सरफेस देखिए, वो उसी में क्या आपका आएगा, उसी में शेयरिंग आएगी, शेयरिंग एरिया उसी में बनेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जा रहा है L इंटू कितना हो जा रहा है B हो जा रहा है, शेयरिंग एरिया कितना हो जा रहा है L इंटू B। हाइट तो कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है, हाइट से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे काटा जाता
इस तरह से काटा जाता है तो हाइट लेनी पड़ती है, तो तब एरिया क्या हो जाता है, एच इंटू बी हो जाता है, एच इंटू बी होता है। पर यहाँ पर तेरा एक्रॉस भी पूछा हुआ है, क्रॉस पूछा हुआ तो एल इंटू बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका एल इंटू बी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है, एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, सी पार्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, to calculate the RPM to drill holes 10 mm diameters, the cutting speed of 33 मीटर प्रति मिनट हो जा रही है। तो 33 मीटर प्रति मिनट के लिए RPM कितना होना चाहिए, जब उसका आपका क्या होना चाहिए, 10 mm डायमीटर है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कटिंग स्पीड बड़ा होता है पाई डी एन बटे 1000, पाई डी एन बटे 1000। कटिंग स्पीड कितना दे रखा है, 33, पाई का मान 22। जिसे इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ रख रहे हैं फिर से 33, पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7। इसके बाद फिर डायमीटर कितना 10 दे रखा है, और गुणे एन का मान ही पूछा हुआ है, बटे कितना हो जा रहा है, बटे यहाँ पर कितना हो जा रहा है 1000। देखिए ये 22 लिखा हुआ है, तो यहाँ 11 स्टार्टिंग कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जा रहा है 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, और यहाँ 1000 है, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा 3 जीरो हो जाएंगे, और इसके बाद डिवाइडेड बाई कितना 10 करेंगे, और इतना गुणे 2 भी है, बराबर इतना हो जा रहा है एन का मान आ जा रहा है, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जा रहा है, कितना बचेगा 2100 बटे 2, एन का मान कितना हो जा रहा है, एन बराबर आ जा रहा है 2100 बटे 2। 2100 बटे 2 तो जब डिवाइड करें तो 1000 कितना आ जा रहा है 50 हो जा रहा है, 1050 हो जा रहा है। तो ये आपका आंसर हो जा रहा है 1050। आंसर 1050 बी पार्ट हो जा रहा है, ठीक है, 1050 बी पार्ट आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, टफनेस इन द स्टील्स इंक्रीज द टफनेस इन स्टील्स इज इंक्रीज, ब्रिटलनेस इज डिक्रीज, द हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा प्रोसेस है, विच प्रोसेस द टफनेस इंक्रीजेज एंड ब्रिटलनेस इज डिक्रीजेज। ब्रिटलनेस डिक्रीज करने के लिए, टफनेस इंक्रीज करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है ये टेम्परिंग प्रोसेस होता है। देखिए टेम्परिंग प्रोसेस कब किया जाता है, जैसे कोई हम कटिंग टूल बनाते हैं तो उसमें पहले हार्डनिंग और टेम्परिंग करते हैं। तो हार्डनिंग करने से क्या होता है, उसमें हार्डनेस का गुण तो आ जाता है, पर हार्डनेस का गुण आने की वजह से उसमें क्या होता है, ब्रिटलनेस का गुण भी आ जाता है। किसका आ जाता है, ब्रिटलनेस, तो वो टूट बहुत जल्दी जाता है। ब्रिटलनेस को कम करने के लिए तो फिर हम वहीं पर क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। तो टेम्परिंग में क्या होता है कि हार्डनेस को तो बटरा रहता है, हार्डनेस वैसे ही रहती है, और टफनेस का गुण उसमें मतलब इंक्रीज कर जाता है, और साथ ही क्या होता है ब्रिटलनेस वाला गुण खत्म हो जाता है। तो इसमें मतलब इसका जो आंसर हो जा रहा है टेम्परिंग प्रोसेस हो जा रहा है। तो आंसर हो जा रहा है सी पार्ट, टेम्परिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, तो फोर्स हिंदी में पढ़ लीजिए आप लोग। तो फोर्स विच कंबाइंड टू आर मोर देन फोर्सेस प्रोड्यूस द इक्विलिब्रियम स्टार्ट। मतलब आपका कोई बहुत सारे फोर्स कंबाइन किया गया है, तो उससे क्या होता है कि आपका इक्विलिब्रियम बन गया है। तो इक्विलिब्रियम बन गया तो सामने अवस्था आ रही है, इक्विलिब्रियम बन जाए तो वो कौन सा हो जाए, तो ये आपका हो जा रहा है इक्विलिब्रियम हो जा रहा है। तो आंसर क्या हो जा रहा है, इक्विलिब्रियम बी पार्ट आपका आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 हो जा रहा है, फ्लैश पिन गेज इज यूज्ड चेकिंग रेडियस ऑफ द होल। तो क्या हो जा रहा है, फ्लैश पिन गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इससे क्या चेक किया जाता है, फ्लैश पिन गेज का से हम क्या चेक करते हैं, तो हम इससे क्या करते हैं, डेप्थ चेक करते हैं, गहराई, ठीक है। फ्लैश पिन गेज से हम क्या करते हैं, किसी भी मतलब होल की, जैसे मान लीजिए ये आपका होल है, तो इसकी हम गहराई चेक करते हैं। ये आपका होल बना हुआ है किसी वर्क पीस में, तो इसकी गहराई चेक करने के लिए फ्लैश पिन गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज द हार्डनिंग द सरफेस ऑफ द
सरफेस ऑफ टूल स्टील की हमें हार्डनिंग करनी है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। तो टूल स्टील की हार्डनिंग करने के लिए कौन सा प्रोसेस किया जाएगा, तो देखिए अब हम इसके लिए क्या होता है, हार्डनिंग करनी है तो हम इससे देखिए तो कौन सा इंडक्शन हार्डनिंग करेंगे, तो इसका नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा सी पार्ट, इंडक्शन हार्डनिंग कैसे की जाती है। देखिए इंडक्शन हार्डनिंग जो होता है वो जैसे कोई सरफेस है, ये मान लीजिए सरफेस है, अब हम इसको सरफेस को हार्ड करना है, ठीक है। तो सरफेस को हार्ड करना है तो ऊपर से क्या हम एक मतलब इसका ऊपर से एयर मतलब फ्लो कराते हैं, इंडक्शन करते हैं या यहाँ टेम्परेचर देते हैं, किसी तरह से भी टेम्परेचर दो, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सरफेस हमारा हार्ड हो जा रहा है। देखिए टेम्परेचर देने से तो मतलब पहले सॉफ्ट हो रहा है, जिसके बाद फिर तुरंत इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने से क्या होता है, इससे बहुत सारे जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाएंगी, जिसमें क्या होता है हार्डनेस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड, तेरा रेशियो जो होता है लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन ना लिखा हो और लीनियर स्ट्रेन लिखा हुआ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है क्या कहलाता है, पॉइजन रेशियो, ठीक है। क्या होता है, पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो, अब यहाँ लेटरल स्ट्रेन लीनियर स्ट्रेन की जगह क्या है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन भी लिख देता है, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन बटे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, पॉइजन रेशियो, लेटरल स्ट्रेन बटे लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, पॉइजन रेशियो। तो ऑप्शन नंबर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेपर्ड रोलर्स बियरिंग्स कैन बी टेपर रोलर बियरिंग के लिए कहाँ प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, टेपर रोलर बियरिंग। तो ऑप्शन देखिए तैराकी, पहला ऑप्शन है रेडियल लोड के लिए और क्या है एससीएल लोड के लिए। रेडियल लोड के लिए तो सही है, और इसके बाद एससीएल लोड के लिए भी यूज़ किया जाता है, और हैवी लोड के लिए भी क्या होता है कि टेपर रोलिंग का भी प्रयोग किया जाता है, टेपर रोलिंग बियरिंग का प्रयोग किया जाता है हैवी लोड के लिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ऑप्शन आपका सी पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जा रहा है, सी हो जा रहा है, बोथ रेडियल एंड एससीएल लोड के लिए। किसके लिए, बोथ रेडियल एंड एससीएल लोड के लिए ये टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगर खाली बोला जाता है कि रोलर बियरिंग है, तो खाली रोलर, यहाँ पर टेपर रोलर बियरिंग बोला मतलब इस प्रकार की बियरिंग है, टेपर रोलर बियरिंग है। तो अगर वो बोलता खाली रोलर है, इस तरह का रोलर बियरिंग लगा हुआ है, तो वहाँ पर कहाँ यूज़ किया जाएगा, तो उसके लिए कौन सा हो जा रहा है, रेडियल लोड के लिए। तो ओनली रेडियल लोड होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना अंतर होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और इसके बाद नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जो है ये मैं कल अपलोड कर दूंगा। इसके 25 क्वेश्चन और रह गए हैं, 25 क्वेश्चन इसी प्रकार से मैं समझा दूंगा।